हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम लोग को बात करना है वो इतिहास के बारे में, और वो कौन सी क्लास की? कक्षा 10 की। कक्षा 10 की इतिहास के बात करना है। इस बुक का नाम भारत और समकालीन विश्व 2 है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको क्लास 9 में पढ़ना था, उसी से निरंतरता है इसमें। और इस क्लास 6, 7, 8 में आपको इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है। 9 और 10 थोड़ा मिक्स होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है और लोकल हिस्ट्री भी होता है, यानी कि इंडिया का हिस्ट्री। ठीक है, तो यही हम लोग को देखना है इसमें इतिहास। सबसे पहले इतिहास देखने से पहले हम लोग समझते हैं कि इतिहास होता क्या है। क्या देखना होगा कि इतिहास क्या होता है। देखिए, इतिहास जो है वो परिवर्तन के ज्ञान को बताता है। परिवर्तन समझते हैं आप? परिवर्तन इंग्लिश में बोले तो चेंज। चेंज चेंज यानी कि क्या चेंज? चेंज मतलब आप पहले कहाँ थे और आप अभी कहाँ हैं। पहले कहाँ थे और अभी कहाँ हैं, ये पहुँचने का जो अंतर आया, इसी को पढ़ना होता है इतिहास में। चेंजेस क्या आया। लोग सोचता है कि इतिहास में से वो रटना होता है। ये गलत धारणा है। क्लास 8 में शुरुआत में ये बात समझाया भी गया है कि हिस्ट्री का मतलब रटना नहीं होता है। हिस्ट्री का मतलब होता है ये हम लोग चेंज कैसे हुए हैं उसको समझना। ठीक है, तो क्लास 9 में हम लोग जो पढ़ते हैं वो थोड़ा दुनिया के बारे में, कि दुनिया का इतिहास कैसे बदला, वो पढ़ते हैं। उसी का ये अगला क्रम है, इसीलिए ये पार्ट 2 लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें जो बहुत सारे चैप्टर हैं उसका नाम अगर आप देखें तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो ये चैप्टर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन चैप्टर थोड़ा लंबा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं गुजारते हैं और हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 10 के हिस्ट्री का, वो चैप्टर का नाम है, देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ पे जो शब्द समझने का है वो देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है? यूरोप। अब वर्ल्ड मैप में थोड़ा पता होना चाहिए, यहाँ बनाते हैं। ये रहा दुनिया का मैप। दुनिया का मैप ये ओपन मैप है। ठीक है, पूरा दुनिया आपको एक ही बार में नजर आएगा। यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे एशिया, इंडिया इसी में है, यहाँ पे अफ्रीका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। टोटल 7 हुआ क्या? नहीं, 6। और यहाँ पे अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, बाकी एरिया में पानी है, आपको पता है। ठीक है, ये सारा चीज़ ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप। कॉन्टिनेंट को हिंदी में बोलेंगे महाद्वीप। महाद्वीप यानी कि बहुत सारे देशों से मिलकर बना है एक क्षेत्र, महाद्वीप। ये है यूरोप। और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। राष्ट्रवाद का। अब राष्ट्रवाद होता क्या है? तो राष्ट्र का मतलब होता है लोगों में अपनेपन का भाव, लोगों में एकता का भाव, लोगों में एकता का भाव। अभी एकता का भाव कैसा है? एकता का भाव ऐसा कि देखिए, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग हैं भारतीय। किस आधार पे बोलते हैं? क्योंकि हम लोग के अंदर, हमको तो एक तो भारत का नागरिकता मिला हुआ है, और हम लोग इस देश के नागरिक हैं,
और आपस में एक मेल जोल से रहते हैं, इसीलिए हम लोग राष्ट्रवाद हैं। दो वर्ड है, एक होता है राज्य और एक होता है राष्ट्र, दोनों में अंतर है। राज्य मतलब आप सोच रहे होंगे प्रांत, जो कि यहाँ मतलब इसका नहीं है। प्रांत मतलब जो स्टेट बोलते हैं, जैसे झारखंड, बिहार, यूपी, ये स्टेट जो है उसको पॉलिटिकल साइंस के भाषा में प्रांत बोला जाता है, प्रोविंस इंग्लिश में। और राज्य को स्टेट बोला जाता है। जो राज्य राज्य हम लोग करते हैं कि बिहार, झारखंड, ये असल में राज्य का मतलब 4 चीज़ों से है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में राज्य उसी को कहते हैं जिसके पास एक डिफिनेशन है, जिसके पास भूमि हो यानी कि लैंड हो, ज़मीन हो, फिर वहाँ उस ज़मीन पे जनसंख्या हो, फिर एक सरकार हो, संप्रभु सरकार, और अंत में संप्रभुता हो। थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ध्यान रखिएगा। क्लास 9 के जैसा आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी थोड़ा कम मिलेगा। हालांकि मेरा कोशिश रहेगा कि अच्छे से ही थोड़ा अच्छे वे में एक्सप्लेन करें, लेकिन क्लास 9 में जो इंटरेस्टिंग कहानी दिया हुआ है वैसा थोड़ा आपको क्लास 10 में कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह ज़्यादा है, और जब इंसान इन्फॉर्मेशन पढ़ता है तो उसका दिमाग थोड़ा कन्नी काटता है ये सबसे कि यार ये क्या रट रहा है ये, ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ समझना ज़्यादा है, याद ज़्यादा करना है, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है आपको लगे कि बोर हो रहे हैं, लेकिन आपको रुक रुक के ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग राज्य के बारे में देख रहे थे। राज्य क्या होता है? राज्य यानी कि स्टेट। स्टेट 4 चीज़ों से मिलके बनता है। एक होता है भूमि, दूसरा जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र, मतलब एक वहाँ पे ज़मीन होना चाहिए, जनसंख्या यानी कि लोग होने चाहिए, उन लोगों को चलाने वाला सरकार होना चाहिए, और सरकार संप्रभु होना चाहिए। संप्रभु मतलब जो सरकार अपना फैसला खुद ले सके। जैसे भारत का सरकार, क्या भारत सरकार अपना फैसला खुद नहीं लेता है? तो भारत एक संप्रभु देश है, लेता है, बिल्कुल लेता है। ये हुआ राज्य। अब आप लोग राज्य अभी तक जान रहे थे झारखंड और बिहार। देखिए आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है इंडिया में टोटल 28 राज्य है, ये बोला जाता है, लेकिन राज्य का पॉलिटिकल साइंस में ये मतलब होता है। ठीक, अब राज्य हो गया। और राष्ट्र क्या है? जब इन्हीं लोगों के बीच अपनेपन का भाव है, यानी कि कोई तो ऐसा फोर्स होगा जो यहाँ के लोगों को आपस में जोड़ता होगा, यही है राष्ट्र, कि हम भारतीय हैं। कहीं विदेश में कोई भारतीय को परेशान किया जा रहा है, जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको थोड़ा तकलीफ होता है, यार भारत के लोगों को मार दिया, यार भारत के लोगों को परेशान कर रहा है। आप ये पहले ये नहीं देखते कि उसका धर्म क्या है, कौन धर्म का है, नहीं है, ये आप नहीं देखते। ठीक है, आप देखते हैं यार एक भारतीय को मार दिया। ये क्या है? ये अपनेपन का भाव है, भारत का है इसीलिए भारतीय है, और इसीलिए अपनापन है। यही क्या होता है? राष्ट्र होता है। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि यूरोप एक देश है, और देश बोल दिए, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, और उस यूरोप में बहुत बड़े क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, यानी कि लोगों में एकता का भाव आ रहा है। अब इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। देखिए, पहले 2 शब्द समझेंगे जो साइड में दिया हुआ है। 2 शब्द क्या क्या है? एक है निरंकुशवाद। क्या दिया हुआ है? निरंकुशवाद, और इंग्लिश में बोले तो एब्सोल्यूटिज्म। इसका क्या अर्थ है? देखिए, निरंकुश शब्द में ही छिपा है, शब्दों को डिकोड करिए। अंकुश ना होना, अंकुश मतलब रोक टोक। ठीक है, जब किसी राजा पे या शासन व्यवस्था पे कोई भी रोक टोक ना हो, कोई अंकुश ना हो, तो उसको बोलते हैं निरंकुश शासन। ठीक है, अब जैसे पहले का राजा महाराजा को देख लीजिए आप लोग, बहुत सारे राजा, अक्सर राजा क्या होता था, वो बहुत ही हार्ड ये प्रशासन चलाता था। कोई जनता का कोई अधिकार था ही नहीं, जनता के बारे में कुछ सुनना था ही नहीं। ठीक है, वो
लोगों को जबरदस्ती दबा के शासन करता था। यह है निरंकुशवाद। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अत्यंत केंद्रीकृत शासन, जो एकदम केंद्रित होता था, सारा पावर राजा अपने अंदर रखना चाहता था। सैन्य बल आधारित, सेना का प्रयोग करता था बहुत ज़्यादा, और दमनकारी, दमन करता था, लोगों को दबाता था। ऐसी सरकारें ही निरंकुश शासन कहलाती है। ठीक, एक और शब्द है कल्पनादर्श, इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूटोपिया। क्या नाम है? कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया। देखिए, और ये क्या है? ये बहुत अच्छा विचार है। मतलब एक ऐसा कल्पना करना जो कभी साकार हो ही ना सके, यानी कि कुछ ऐसा चीज़ सोचना जो कभी पॉसिबल हो ही ना, इतना अच्छा सोच लेते हैं। एग्जाम्पल से बात समझिए, जैसे आप सुबह सुबह उठे, घर से बाहर निकले, तो देखे पूरा दुनिया आपको साफ नज़र आ रहा है। ठीक, सब लोग आपस में मेल मोहब्बत से रह रहे हैं। गाड़ियाँ जो चल रही है रास्ते पे, वो एकदम ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए चल रही है। सारे लोग जितने भी बाइक से हैं वो हेलमेट लगा के चल रहे हैं। कोई कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। सब लोग एक अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हैं। मज़ा आ रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समाज में अच्छाई और बुराई हमेशा चलता है। ठीक है, तो कभी आप ऐसा कल्पना करें जो लगभग साकार होना संभव ना हो। ठीक है, आप बिजनेस करते हैं, मान लीजिए सुबह उठे, सोचे कि आज दुकान में बस सारा पूरा दुकान खाली हो जाए, ऐसा सेल हो। यह आदर्श है, ऐसा होगा नहीं। आप सोचे कि पूरा दिन भर मेरा भीड़ लगा रहे, ऐसा होगा नहीं। मतलब आप सोच रहे हैं नहीं होगा, जिसका बहुत ज़्यादा भीड़ वाला दुकान है होगा, लेकिन क्या सारा चीज़ बिक जाएगा? नहीं। तो एक ऐसा सोच जो साकार होना थोड़ा मुश्किल हो, उसी को बोला जाता है यूटोपिया। लोग ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन खुद करने का बारी आता है तो नहीं करते हैं। समझ रहे हैं ना? लोग दूसरों से उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा अच्छा करे, लेकिन खुद नहीं करना है। ठीक है, तो एक लाइन बोला जाता है ना, इंसान अपने मामले में वकील और दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाता है ना? आपको पता होगा कि जब अपना गलती करेगा तो वकील बन जाएगा, ऐसे था वैसे था, ये वजह था, इसलिए किए, ये गलत बात थोड़ी है। लेकिन दूसरे के मामले में वो तो है ही वैसा, ये बोल के जजमेंट अपना दे दिए, क्योंकि आप जज हैं दूसरे के मामले में, और अपने मामले में क्या है? अपने मामले में वकील हैं। तो ये अप्रोच इंसान को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ठीक। चलिए अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। एक इंसान था 1848 में, एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। तो ये क्या करता है, एक सपनों का संसार बनाता है, एक चित्र बनाता है, और वो सपनों का संसार यानी कि एक कल्पना वाला दुनिया बनाता है, कल्पना करता है। और ये क्या था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर, जनतांत्रिक यानी कि लोगों के द्वारा और समाज के द्वारा मिलकर बना हुआ गणतंत्र है, ऐसा वो समाज बनाना चाह रहा है। यहाँ पे देखिए वो चित्र बनाया है, इसी चित्र के बारे में बात हो रहा है। ठीक, इसमें क्या दिखाना चाह रहा है वो? यहाँ दिखा रहा है कि सब लाइन से कुछ देश के लोग पहुँच रहे हैं इस देवी के पास। और ये देवी कौन है? ये स्वतंत्रता की महिला रूप है। अब ये याद कीजिए, क्लास 9 में भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है क्या, कि पहले के विचारों को एक रूप दिया जाता था जिसको रूपक कहा जाता था। रूपक यानी कि स्वतंत्रता है, जब आप बोल रहे हैं तो क्या स्वतंत्रता आपको दिखेगा? नहीं, लेकिन एक स्वतंत्रता की देवी बना देते हैं तो वो आपको नजर आएगा। देखिए कि ये है स्वतंत्रता की देवी, ये दिलाएगी स्वतंत्रता। ठीक है, अब सब इसके पास पहुंच रहा है, 1848 का समय है, सब इसके पास पहुंच रहा है। उसके हाथ में ज्ञानोदय का मशाल है, यानी कि ज्ञान का उदय होगा, वो हाथ में रखी है, और मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र दूसरे हाथ में रखी है। ठीक है, ये मशाल है, ये घोषणा पत्र है। ठीक,
देखिए यहाँ पे चित्रकार के बारे में समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और प्रतिमा जहाँ है उसके अगल बगल जो दिखाया है वो निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं, यानी कि जो निरंकुश शासन दुनिया में चल रहा था वो अब ध्वस्त होने वाला है। वही ध्वस्त होकर बिखरा पड़ा हुआ है, वही वहाँ पे दिखाना चाह रहा है। लेकिन सौर्यू के कल्पनादर्श यानी कि वही यूटोपिया, एक ऐसा आदर्श समाज का वो कल्पना कर रहा है जो मुश्किल है में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। दुनिया के सारे लोग जो है अलग अलग राष्ट्र में बटे हुए हैं, देश में बटे हुए हैं, ठीक है। और ये जो जुलूस जा रहा है इसका हेड कौन है? तो इसका हेड कर रहा है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। कौन कर रहा है हेड? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। क्यों? क्योंकि लिखा है जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। क्यों वो लोग हेड कर रहा है? क्योंकि ये राष्ट्र बन चुका है, उस समय का बात है, लेकिन बाकी को अभी बनना बाकी है, इसीलिए उसके बारे में अभी बोल रहा है कि वो लोग आगे लाइन में खड़े हैं। जैसे फ्रांस तिरंगा झंडा लेके लिखा है अभी अभी पहुंचा ही है, ठीक है, वो अभी अभी पहुंचा। उसके पीछे जर्मनी है। जर्मनी के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जर्मनी जो है वो एक हुआ था बहुत बाद में, ठीक है, याद कीजिए इसका पुराना नाम परसा था, परसा। और ये जर्मन लोग उस टाइम एक राष्ट्र नहीं बना था, लेकिन फिर भी वो लोग इस बात का मतलब कलाकार उस टाइम दिखा रहा था कि ये लोग एक है, ठीक है। और इसमें कौन कौन एक एक को दिखा रहा है? अनेक जर्मन भाषी, वहाँ पे बहुत भाषा के लोग रहते थे, वो सब लोग को एकता के सूत्र में दिखा रहा है ये जो चित्र बनाया गया है। इसके बाद और भी देश खड़ा है, जैसे ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड। देखिए यही सब डाटा है, और ये सब के बारे में आगे डिटेल में भी पढ़ना है, तो यही आपको फिर बोर लगने लगेगा, ठीक है। और ये सब लाइन में खड़ा है, और स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को देख रहे हैं, ठीक है। और ये बताना चाह रहा है कि ये दुनिया एक भाईचारे का प्रतीक है, सब भाई भाई है आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सब लाइन से खड़ा हुआ है, बहुत सारा देश अभी लाइन से आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे वो फरिश्ता जो बोले ईसा मसीह, ये सब चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि ये जो अध्याय है यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो 19वीं सदी का राष्ट्रवाद पढ़ना है। ये बहुत ही बड़ा ताकत बन के उभरा था, कहाँ पे? यूरोप में, और राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया था। और यहाँ पे बहुराष्ट्रीय, जो पुराने समय से जो राजा महाराजा का सिस्टम चल रहा था, बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों का, वो क्या किया, उसके जगह पे अब राष्ट्र राज्य का उदय होता है। किस चीज़ का उदय हो रहा है? राष्ट्र राज्य का, यानी कि राष्ट्र राज्य, यानी कि राज्य तो बनेगा ही, वो राष्ट्र भी बनेगा। राज्य का 4 डिफिनेशन, 4 तत्व, और वो राष्ट्र बनेगा, यानी कि उसमें एकता का भी भाव आएगा। और ये एकता का भाव आता कैसे है, राष्ट्र बनता कैसे है, ठीक है, वो बताया है कि देखिए राष्ट्र बनने के लिए एक साझा इतिहास होना आवश्यक है, ठीक। साझा इतिहास यहाँ पे, या विरासत की भावना, क्या चीज़ है जो आपको जोड़ेगा एक राष्ट्र में, क्या आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ हम इसके अंदर रहें, एक रहें? तो उसी को जो जोड़ने वाला प्रवृत्ति है, एक इतिहास होगा आपका, इतिहास आपका गौरवपूर्ण होगा, उसको जब आप याद कीजिएगा तब आपको लगेगा कि हाँ हम लोग एक थे और एक हम लोग को रहना चाहिए। और इसी तरह इन्हीं विचारों से 19वीं सदी का यूरोप में राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आए थे, ठीक है। एक भाषा रहे, एक कल्चर रहे, इस तरह करके सारे लोग अपना अपना क्या डिसाइड करते हैं, राष्ट्र डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कौन दिखाना चाह रहा है? फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक इंसान है जो चित्र बनाया था, एक आदर्शवादी चित्र है, इतना दुनिया अच्छा है नहीं, ठीक है। तो वही एक अर्नस्ट रेना नाम का आदमी है, वो पूछा था राष्ट्र क्या है, वो बताया था देखिए राष्ट्र जो है वो अतीत और महान पुरुषों का जो त्याग था, जो गौरव था,
उसी सामाजिक पूंजी पर आधारित एक विचार है। यानी कि जो बहुत लोग त्याग किया उसको हम लोग याद करें और उसके आधार पे गौरव गान करके हम लोग एकता के सूत्र में पिरोए रहें। ठीक है, ठीक। तो इसको वो राष्ट्र बोला है। एक वर्ड आता है जनमत संग्रह। साइड में जो वर्ड होता है ये डायरेक्टली एग्जाम में भी आता है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। जनमत संग्रह। देखिए, जनमत, जन यानी कि लोग, मत यानी कि उसका विचार, उसको संग्रह करना, लोगों के विचार को संग्रह करना। क्या लिखा हुआ है? ये प्रत्यक्ष मतदान है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट वोटिंग करवा रहे हैं। डायरेक्ट वोटिंग करवा रहे हैं किस मामले में? कोई भी मामले में, किसी भी मुद्दे पर जब जनता से डायरेक्टली पूछा जाए कि बताइए आप इससे एग्री हैं कि डिसएग्री हैं, आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है जनमत संग्रह। स्विट्ज़रलैंड वगैरह में कुछ एरिया में ये अभी जारी है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो कोई भी नया कानून, और भी देश है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी है, जो नॉर्वे, स्वीडन वगैरह सुने होंगे, बहुत जगह ये प्रावधान है कि लोगों से ही पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि बताओ ये कानून लाया जाए कि नहीं लाया जाए। अब किससे पूछा जा रहा है? लोगों से। तो क्या करवा रहे हैं? जनमत संग्रह करवाया जा रहा है। वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब जो फोटो में पढ़े हैं उसी का शुरुआती विचार कहाँ से आया था, राष्ट्र का विचार कहाँ से आया था, ये हम लोग पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। बोल रहा है कि राष्ट्रवाद जो पहली बार दुनिया में दिखा था, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, स्पष्ट रूप में जो दिखा था, वो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति में दिखा था। अब ये फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9 में अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये पहली बार आपको राष्ट्र का विचार कहाँ दिखता है? तो वो फ्रांस में दिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था? एक निरंकुश राजा हुआ करता था, याद कीजिए, लुई नाम से नंबर रहता था, 14, 15, 16, और फ्रांस की क्रांति के टाइम लुई 16वां था। उससे उस समय क्या हुआ, फ्रांस में क्रांति हुआ तो उससे बहुत सारा पावर छीना गया कि राजा जो निरंकुश शासन करता है, अपने मन से शासन करता है, उसको क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए, ठीक। अब जो राष्ट्र बनेगा, जो देश बनेगा, वो लोगों के आधार पे होगा, ना कि किसी जनता के आधार पे, ठीक है। और वही लोग ही हैं जो देश का नियति तय करेंगे। नियति का मतलब देश को किस ओर ले जाना है, देश आगे कैसे बढ़ेगा, वही मतलब देश का भाग्य, भविष्य वही तय करेंगे। कौन? जनता। ये कहाँ पे आया था बात? फ्रांस की क्रांति में, ठीक है। फ्रांस में जो एकता का भाव बनाना चाह रहा था लोग, सामूहिक पहचान लाना चाह रहा था, उसके लिए वो लोग कुछ वर्ड को इजाद किया था। जैसे पितृभूमि, कि ये जो फ्रांस है वो हमारा पितृभूमि है, जैसे हम लोग बोलते हैं भारत माता, उसी तरह वो लोग उस टाइम विचार दे रहा है, जिसको वहाँ के लैंग्वेज में ला पात्री है, कुछ पढ़ा जाता होगा, ठीक है, वो बोला जा रहा है। और नागरिक का विचार, कि हम लोग नागरिक हैं। क्या है? नागरिक हैं, ले सितोइन, ठीक है। अभी ऐसा विचार दे रहा है, क्यों दे रहा है? ताकि हम लोग एकता का भाव पैदा कर सकें लोगों के अंदर, ठीक है। एकता का भाव पैदा करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए। फिर वो लोग एक तिरंगा झंडा भी बनाता है, अपना तिरंगा झंडा बना लेता है, और तिरंगा झंडा भी एकता का भाव है, ठीक है। एकता का भाव बनाने के लिए मतलब बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे थे, और वही पूरा 9 क्लास वाला पूरा कहानी यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट में। चलिए बता ही देते हैं क्या है। जो वहाँ का स्टेट्स जनरल था, उसका नाम बदल कर नेशनल असेंबली कर दिया गया, और नया संविधान बनाया गया, नया विचार, नया शपथ, शहीदों का गुणगान किया गया है। यह सब किसके नाम पे हो रहा है? तो एक राष्ट्र के नाम पे, फ्रांस राष्ट्र के नाम पे, ठीक है। एक प्रशासन जो है, केंद्रीय प्रशासन लागू किया गया, आयात निर्यात को ख़त्म किया गया, शुल्क, पहले वो राज्य छोटा छोटा बटा होता था, यहाँ से यहाँ जाना है तो टैक्स लगता है, यहाँ से यहाँ जाना है तो टैक्स लगता है, इस तरह का सिस्टम वहाँ पे क्या किया गया? हटा दिया गया। तब ना एकता के सूत्र में पिरोएंगे ये सारा। और भार और नापने का सिस्टम एक किया गया। व्यापार में आपको पता है कितना मुश्किल होगा अगर यहाँ पे नापने का तरीका अलग है, यहाँ पे नापने का तरीका अलग है,
तो कैलकुलेशन करेंगे कि व्यापार करेंगे? कैलकुलेशन करते रहना है कि व्यापार करते रहना है। इसीलिए आपको वो सारा सिस्टम अगर एक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा एक राष्ट्र के लिए, एकता के लिए। क्षेत्रीय बोलियां को हतोत्साहित किया गया, या बोलियां मतलब आपकी भाषा, और क्षेत्रीय बोली जो अलग अलग क्षेत्र में भाषा था उसको हतोत्साहित यानी कि थोड़ा दरकिनार करना चाह रहा था कि सारा चीज़ हट जाए, एक चीज़ आ जाए, एक भाषा आ जाए। और वो भाषा कौन थी? फ्रेंच। फ्रांस में फ्रेंच भाषा। हालांकि देखिए उन लोग विविधता को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब जो लोकल लैंग्वेज पे जो भाषा बोला जाता है, सॉरी भाषा बोला जा रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक लगेगा? आप खुद सोच के देखिए, आपका भाषा को आपसे छीने और तुमको इस लैंग्वेज में नहीं इस लैंग्वेज में बोलना है। इंडिया में भी तो बहुत लड़ाई है इसके बारे में। आप लोग हाल फिलहाल का विवाद भी सुने होंगे बहुत सारा, महाराष्ट्र में जाना है तो मराठी बोलना है। तो ऐसा विचार क्या ये ठीक है? भाई सबका अपना अपना भाषा है, सब अपना अपना बोलेगा। हाँ, डोमिनेटिंग होता है तो जाके मुश्किल होता है थोड़ा। अब मुंबई में जाके कोई दूसरा एरिया वाला लोग या महाराष्ट्र में जाके उसको बहुत ज़्यादा दबाव बनाए फैलाए तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जब सब अपना अपना लैंग्वेज बोल रहा है तो देखिए उस टाइम क्या है, एकता के भाव में पिरोने के लिए रीजनल लैंग्वेज को थोड़ा हतोत्साहित किया जा रहा है और बोल रहा है एक राष्ट्र का भाषा होगा, वो कौन सा है? फ्रेंच। यानी कि सबको एकता के सूत्र में पिरोने का कोशिश हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्या है, ये सारा चीज़ से क्या होगा, यूरोप के लोग निरंकुश शासन से खत्म हो जाएंगे और राष्ट्र को बनाने में मदद मिलेगा। और इसी तरह जो आप लोग नेपोलियन के बारे में सुने होंगे, वो 1790s के आसपास हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली वो सब इलाके में जाते हैं और क्रांतिकारी युद्ध शुरू करता है। और फ्रांस का जो सेना लोग है, सेना, वो सेना जाता है कहाँ पे? राष्ट्रवाद का विचार विदेशों में लेके जाता है। अब सबसे पहले राष्ट्र का विचार कहाँ आया? तो वो तो आया फ्रांस में। ठीक है, लेकिन ये विचार अगल बगल फैलेगा कि नहीं फैलेगा? ठीक है, तो ये विचार जरूर अगल बगल फैलेगा। इससे क्या हुआ, फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद का विचार अगल बगल क्षेत्रों में ले गई और इसको बहुत ज़्यादा विशाल क्षेत्र में जो लेके गया है वो नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में क्लास 9 में ही थोड़ा हिंट मिला था। नेपोलियन जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र को जीतता है और सब जगह वो क्या करता है, सुधार का शुरुआत करता है। लेकिन नेपोलियन के साथ एक दिक्कत है, नेपोलियन जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा अपना प्रभुत्व बना के रखना चाहता था और प्रशासन में अच्छा सिस्टम चलाना चाहता था। मतलब ये समझिए कि वो एक अच्छा राजा नहीं बनना चाह रहा था, वो निरंकुश राजा बनना चाह रहा था। वो लगता था कि हम सब चीज़ को कंट्रोल करें, वो वैसा राजा था। लेकिन प्रशासन क्षेत्र में बहुत सारा छूट भी दिया हुआ था, लेकिन वो छूट इस तरह था कि देखने में लगता था छूट है, पीछे से जनता को परेशान भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, तो नेपोलियन जो है वो क्या किया था, राजतंत्र वापस लाया था। देखिए, अब जो राजा को हटा के फ्रांस में लड़ाई लड़ा गया था उसी राजा के सिस्टम को नेपोलियन वापस लेके आया था और प्रजातंत्र को नष्ट करता। प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, लोगों का सिस्टम, इसको वो क्या करता है, ख़त्म करता है। ठीक है, इसको अभी देखेंगे। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में वो ठीक ठाक काम किया था, भले ही लोगों को बाद में पता चला कि वो थोड़ा अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है, लेकिन प्रशासन में कुछ कुछ लॉजिकल काम वो किया था। जैसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में, नेपोलियन 1804, ये डेट आपको याद रखना है। 1804 में वो नेपोलियन संहिता बनाता है। ये क्या होता है? नेपोलियन संहिता। ठीक है, नेपोलियन 1804 की नागरिक संहिता भी नाम है और नेपोलियन संहिता भी नाम है। संहिता को इंग्लिश में बोलते हैं कोड, यानी कि बहुत सारे कानूनों या प्रावधानों का संग्रह, ऐसा समझ लीजिए। जब बहुत सारे चीज़ों को एक जगह पे व्यवस्थित करके रख दिया जाए, यानी कि वो जो जितना भी अधिकार दे रहा था उसको एक लिस्ट बना के वहाँ पे रखा था। नेपोलियन संहिता में बहुत सारा देश को बताया गया था कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे क्या बताया, एक कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त,
कि कोई किसी घर में पैदा हो जाए, कोई पादरी के घर में पैदा हो गया, कोई कुलीन के घर में पैदा हो गया, तो कोई विशेषाधिकार उसको मिलने वाला नहीं है। ठीक, यानी कि जन्म आपका कहाँ हुआ है उससे डिसाइड नहीं होगा, आपके अंदर कितना टैलेंट है उससे डिसाइड होगा आपका नियति, यानी कि आपको जो सम्मान मिलेगा वो आपके टैलेंट के आधार पे मिलेगा। कानून के समक्ष बराबरी, कानून के सामने सब कोई क्या है, बराबर है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति जो आप कमाएंगे उसका अधिकार आपको मिलेगा, पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, और ये सब तो अपने क्षेत्र में तो लागू कर ही रहा है जहाँ वो जीत रहा है, जैसे डच हॉलैंड को बोलते हैं, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, वहाँ पे सब जगह वो ये सिस्टम लाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, जो दास वाला सिस्टम था, जमीन का दास, वो जागीरदारी शुल्क जो जमींदार लोग पैसा वसूलता था, वो सिस्टम भी वो क्या किया, खत्म किया गया। किसान, मजदूर और कारीगर लोग जो हैं वो नया नया आज़ादी का मज़ा ले रहा है। यह ऐसे लिखा हुआ देख रहे हैं आप कैसे लिख रहा है, नई नई मिली हुई आज़ादी चखी। अच्छा, चख रहा था आज़ादी। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी देखा नहीं है ना, तो चखा ही है। जैसे हम लोग कुछ कुछ नया खाते हैं पहली बार तो चखते हैं ना, वही है। तो आपको लग रहा होगा हाँ नेपोलियन तो ठीक कर रहा है, वो ठीक कर रहा था, लेकिन कुछ मामले में वो ठीक नहीं भी कर रहा था। ठीक, वो मानक भार बनाता है, नापने का तरीका एक करता है, एक मुद्रा बनाता है, एक राष्ट्रीय मुद्रा बनाता है। ये सारा चीज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि एकता के सूत्र में पिरो सके किसको, फ्रांस को। एकता लाना चाह रहा था कहाँ पे, फ्रांस में, और वो जहाँ जहाँ जीत रहा था वहाँ भी वो वैसा सिस्टम लागू करना चाह रहा था। ठीक है, और यहाँ बता रहा है कि फ्रांस जहाँ भी शासन किया है वहाँ पे इसका मिली जुली प्रतिक्रिया। जैसे कुछ लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, समाज में कोई भी बदलाव आएगा ना तो लगेगा अरे बाप रे क्या हो गया। ठीक है, लेकिन समाज में बदलाव ये तय है, आप आज एक्सेप्ट करिए या 15 दिन बाद या 1 साल बाद या 10 साल बाद, समाज जो है अपनी गति से बदलते रहता है। और समाज जब बदलेगा तो बहुत लोग उसको तुरंत हजम कर लेते हैं, जो जैसा माइंड रखे। कुछ लोग होते हैं जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कुछ जो लोग हैं वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो वही मिली जुली प्रतिक्रिया रही। और फ्रांसीसी सेना जहाँ भी जा रहा था उसका लोग स्वागत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि फ्रांस का विचार वो लोग लेके आ रहा था और फ्रांस का विचार हर जगह फैला रहा था। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, थोड़ा दिन जब बीतते गया तो नेपोलियन का सच्चाई जब पता चलने लगा कि यार ये तो पीछे से परेशान भी बहुत कर रहा है, तो ये धीरे धीरे जो नेपोलियन का अच्छाई का गुणगान गाया जा रहा था वो धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गया, शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब ये साफ होने लगा, क्या साफ होने लगा कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है, यानी कि प्रशासन जो चलाया जा रहा है वो राजनीतिक स्वतंत्रता जो मिलना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग को कोई आज़ादी नहीं मिला हुआ है। टैक्स, सेंसरशिप, ये क्या किया गया, बढ़ा हुआ जो टैक्स था, सेंसरशिप था, वो नुकसान पहुंचा रहा था किस चीज़ को, यानी कि फिर से लागू कर दिएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। सेना में ज़बरदस्ती भर्ती करवाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को जीतना है उसको। और ये सारा जो परेशान कर रहा था वो लोगों को लग रहा था कि यार इन लोग परेशान ज़्यादा कर रहा है, सुविधा कम दे रहा है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रशासन में जो परिवर्तन हुआ उससे मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। ये जो प्रॉब्लम इन लोग को दिखने लगा वो जो नेपोलियन का जो संहिता से प्रशासन हो रहा था उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये सब है। इसीलिए वो लोग फिर धीरे धीरे फ्रांस से दुश्मनी करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या समझे, हम लोग समझ रहे थे कि राष्ट्र का विचार क्या होता है और नेपोलियन जो आया तो कैसे राष्ट्र के विचार को फैलाया है, ये हम लोग देख रहे थे। ये नेपोलियन है, लास्ट में हार के आ रहा है। और यहाँ पे 1815 यानी कि नेपोलियन के जाने के बाद फिर यूरोप का एक बैठक हुआ था, आगे पढ़ना है इसके बारे में, वियना कांग्रेस।
और ये 1815 में बैठक हुआ था। उसके बाद यूरोप का कैसा मैप था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रूस भी एक साम्राज्य था, ऑस्ट्रिया एक साम्राज्य था जो अभी बहुत छोटा सा देश बच गया है, फ्रांस था, स्पेन था, पुर्तगाल, ये सारा चीज़ था। और देखिए जर्मनी आपको नहीं नज़र आ रहा है, आ रहा है नज़र, इसी एरिया में जर्मनी है, लेकिन जर्मनी अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे एरिया में बटा हुआ था। बाद में जाके उसका एकीकरण होता है, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो ये आज हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको कुछ कुछ समझ आएगा। हो सकता है आपको बोर लगे, लेकिन थोड़ा चैप्टर ही ऐसा है, और उम्मीद करेंगे कि और अच्छे से आप लोग समझ पाएँ इसको। नेक्स्ट जो पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे निर्मित हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।